हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग कुछ समय से देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न का संकट बहुत ज़्यादा इस वक्त देखने को मिल रहा है और कई सारी यूनाइटेड नेशंस और अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट्स भी इस तरफ इशारा कर रही है। कोविड-19 का जब दौर आया उस समय भी वैश्विक स्तर पर जो खाद्यान्न था या फिर खाद्यान्न की आपूर्ति थी और मांग थी, उसके आधार पर जो एक बैलेंस की स्थिति थी वो खराब होती हुई दिखाई दी। इसकी बड़ी वजह कि किसी भी देश से होने वाले निर्यात या आयातों पर प्रतिबंध, लोगों के नागरिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध। इन सभी परिस्थितियों के बाद जब कोविड का दौर लगभग खत्म होने की ओर आया, तब विश्व ने धीरे धीरे वृद्धि और प्रगति करना शुरू किया और इन संकटों को दूर करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि फरवरी के समय में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, उसके बाद फिर से वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न आपूर्ति और इसका संकट देखने को मिल रहा है। एक काफ़ी लंबा समय हो चुका है जब से रूस और यूक्रेन के बीच का संघर्ष चलता ही जा रहा था। लेकिन इस बीच जो चिंता पनपी वो यह पनपी कि वैश्विक स्तर पर कई सारे देश, चाहे वो पश्चिम अफ्रीका के हों, पूर्वी अफ्रीका के हों या कई गरीब देश हों, जिन्हें हम अल्प विकसित या फिर विकासशील देशों के नाम से जानते हैं, उन देशों में जो भूख का संकट था वो बढ़ता जा रहा था। इसी के मद्देनज़र जो संयुक्त राष्ट्र है, उसके सचिव एंटोनियो गुतरेस ने एक पहल की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनसे बातचीत की, जिसके बाद एक समझौते पर दोनों देश पहुंचे हैं। आज के इस डिस्कशन में हम इसी समझौते पर बात करेंगे, इसके महत्व पर बात करेंगे कि यह समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है या फिर इसका महत्व क्या हो सकता है। खासतौर से उन जगहों को भी देखना बहुत आवश्यक होगा जिन जगहों की वजह से, जिन जगहों के बाधित होने के कारण इस तरह की आपूर्ति का संकट देखने को मिला था। जो टॉपिक है वह है क्यों किया गया रूस यूक्रेन निर्यात समझौता। तो इस समझौते में कौन कौन से पक्ष हैं, कौन कौन से विपक्ष हैं, क्या प्रमुख बातें हैं। खबर आई है, रशिया यूक्रेन रीच लैंडमार्क डील टू रिज्यूम कीव ग्रेन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ब्लैक सी पोर्ट्स। तो काला सागर से संबंधित जो बंदरगाह हैं यूक्रेन के, रूस और यूक्रेन अब ऐसे एक समझौते पर पहुंच रहे हैं जहां पर जो निर्यात है इन बंदरगाहों से, यूक्रेन के बंदरगाहों से, अब वो किया जा सकेगा। ठीक, निर्यात क्यों इतना महत्वपूर्ण था कि समझौते तक पहुंचे और समझौता क्या कहता है, क्या इसके कारण रहे, जो शिपमेंट अभी तक यहाँ से गुजरने वाले थे जिनको किसी कारणों से रोका जा रहा था, कि कौन कौन सी वजहें थी जिसकी वजह से ये नहीं जा पा रहा था, क्या महत्व होगा इस समझौते का, कौन कौन से देश प्रभावित हैं और वैश्विक खाद्य संकट की स्थितियां क्या हैं या इन देशों के मद्देनजर किस हिसाब से उन्हें देखना चाहिए। और एक सवाल जिसे आप प्रीलिम्स में और एक सवाल जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे। यह विषय आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है, जीएस पेपर 2 से, तो आप इसके अंतर्गत इसको रख करके देख सकते हैं। सवाल सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है। तो जो समझौता हुआ है उसमें एंटोनियो गुतरेस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और दोनों देशों से आग्रह किया था कि वे ऐसे किसी समझौते तक पहुंचे जिसके जरिए जो इन देशों से होने वाला खाद्यान्न या अन्य आवश्यक सामग्रियों का जो निर्यात है वह फिर से शुरू हो सके। इसके अलावा रूस पर भी कई सारे पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखे थे, जिसकी दूसरी वजह हमें देखने को मिल रही थी कि जो जर्मनी जैसे बड़े देश हैं वहां पर तेल और गैस की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही थी। लेकिन इस वक्त जो समझौता है वो बेसिकली डील करता है खाद्यान्न की आपूर्तियों को। ठीक, तो एंटोनियो गुतरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, और इस पूरे समझौते में एक और महत्वपूर्ण देश है वो है तुर्की। ठीक, तो तुर्की को भी हमें याद रखना है क्योंकि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दोगन, वो भी इस समझौते के अंतर्गत शामिल हैं, उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता की है। तो इस समझौते को अगर हम देखें तो बेसिकली इसमें यूएन, तुर्की और रूस और यूक्रेन, ये 4 पक्ष शामिल हैं। लेकिन इसमें खास बात समझने की ये है कि जो समझौता है ये युद्धकालीन गतिरोध को तो समाप्त करता है, लेकिन इस समझौते में कहीं भी डायरेक्टली रूस या फिर रूस और यूक्रेन के बीच में कोई डील नहीं हुई है। मतलब जो समझौता ऐसा किया गया है कि अब काला सागर से होकर के जाने वाले जो जहाज हैं उनको एक ग्रेन कॉरिडोर उपलब्ध कराया जाएगा और वे वहां से जा सकेंगे। लेकिन ये जो समझौता है रूस और यूक्रेन ने डायरेक्टली नहीं किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इस समझौते को एक तरह से किया गया है यूनाइटेड नेशंस और तुर्की के साथ अलग अलग, यानी कि रूस ने समझौता किया है यूएन और तुर्की के साथ, और जो यूक्रेन है उसने भी तुर्की और
यूएन के साथ समझौता किया है। बेसिकली समझौता दोनों के बीच में ही हुआ है, दोनों के बीच की परिस्थितियों के बीच में हुआ है, लेकिन मध्यस्थ के रूप में यूएन और तुर्की यहाँ पर मौजूद है। ठीक, तो इस पूरी लोकेशन को देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इससे संबंधित जो सवाल बनेंगे बहुत ऐसी संभावना है कि वो लोकेशन से पूछ लिए जाएं। ठीक, तो कई बार वैसे हमने इसका जिक्र किया है, लेकिन फिर भी एक बार इसको देखते हैं। तो काला सागर कहाँ पर है? ये वाला क्षेत्र है, ये है भूमध्य सागर इसके उत्तर में, और काला सागर के पूर्व में अगर आप देखेंगे तो यहाँ है कैस्पियन सागर। ठीक, काला सागर की लोकेशन के उत्तर में यहाँ पर आपको दिखेगा यूक्रेन और यहाँ है रशिया। ठीक, ये वाला जो हिस्सा है ये है क्रीमिया का, जो रूस ने एक तरह से कैप्चर कर लिया था 2014 में। अब यहां से होकर के गुजरने वाले जो जहाज इस तरह से जाते थे और अलग अलग देशों को सप्लाई देते थे, वो यहाँ पर रोके गए थे। इसको थोड़ा जूम करके अगर हम देखें तो ऐसे हम देख सकते हैं। तो ये वो वाला क्षेत्र है जो यूक्रेन का यानी क्रीमिया वाला क्षेत्र है, और इधर पर है ये वाला हिस्सा अजोब सागर का, ये है काला सागर। यहाँ पर है सी ऑफ मरमरा यानी मरमरा सागर, उसके बाद आगे एजियन सागर और फिर आगे जाकर के भूमध्य सागर। इनके बीच की जो जल संधियां हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसी मैप में इसको देख लें, ये है अजोब सागर और काला सागर के बीच में यहाँ पर जो जल संधि, इसको क्या कहते हैं? कर्च जल संधि। ठीक, काला सागर और मरमरा सागर के बीच में जो जल संधि है इसको क्या कहते हैं? बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस या बॉस्पूरस, कई सारे नामों से जानते हैं, अलग अलग नामों से। और इसके बाद ये वाली है बॉस्फोरस। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो हिस्सा मार्क कर रहे हैं ये है मरमरा सागर, सी ऑफ मरमरा। उसके बाद जब और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ फिर एक पतली सी जल संधि आएगी जो एजियन सागर तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर है डार्डनल्स जल संधि। तो डार्डनल्स जल संधि दरअसल मरमरा सागर और एजियन सागर को यहाँ पर जोड़ती है। बॉस्फोरस जल संधि मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है। कर्च जल संधि अजोब सागर और काला सागर को जोड़ती है। इनको मैप में एक बार फिर से जाकर के आप लोकेट कर लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर 3 जल संधियां हैं जिनको लेकर के कंफ्यूजन हो सकता है, एकदम क्लियर रहना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये है मरमरा सागर, बॉस्फोरस स्ट्रेट, इस्तांबुल वाली, जो इस्तांबुल शहर वाली स्ट्रेट है, इस्तांबुल शहर उसके दोनों ओर बसा हुआ है, वो कौन सी है? बॉस्फोरस, जो कि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। फिर आगे चलेंगे तो मिल जाएगी डार्डनल्स स्ट्रेट जो मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। फिर आगे भूमध्य सागर तक पहुंचा जाएगा। अब जो व्यापार होता था वो काला सागर से ही होकर के होता था, और जो यूक्रेन के जहाज हैं वो आगे बढ़ते थे। लेकिन रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन का यहाँ पर पूर्व और कुछ दक्षिण पूर्व वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया, और क्रीमिया वाला हिस्सा तो एक तरह से यूक्रेन से अलग कर ही दिया था। अब जो इधर वाले क्षेत्र हैं और यहाँ पर मौजूद जो बंदरगाह हैं, यहाँ पर रूसी जो नौसेना है वो मौजूद है, और यूक्रेन से होने वाला जो निर्यात है उसको बाधित करती है। ठीक, हालांकि यहाँ पर दोनों के अपने अपने अलग अलग पक्ष हैं कि हम क्यों बाधित कर रहे हैं या फिर कौन सा देश यहाँ पर बेईमानी कर रहा है। जैसे रूस का कहना है कि रूस ने यूक्रेन से कहा था कि यहाँ पर होने वाली जो माइनिंग है उसको रोक दिया जाए, उन्होंने माइनिंग नहीं रोकी। इसके अलावा जो जहाज यहाँ से यूक्रेन के जाते हैं उनमें हमें जांच करने का मौका दिया जाए कि कहीं उनमें हथियार तो नहीं है। जबकि यूक्रेन का पक्ष ये कहता है कि यहाँ से होकर के जाने वाले जो उसके जहाज हैं वहाँ पर रूसी जो नौसेना है वो उनको जाने नहीं देती। दूसरी बात, काला सागर में मौजूद जो रूसी नौसेना है यहाँ से मिसाइल्स वगैरह भी दागते हैं, तो कैसे जहाज़ों की आवाजाही हो पाएगी? बहरहाल ये दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। लेकिन अभी जो समझौता हुआ है वो क्या कहता है? इस समझौते में यूक्रेन के मुख्यतः 3 बंदरगाहों को शामिल किया गया है, जिसमें ओडेसा, चर्नोमोर्स्की और यूजनी, ये 3 बंदरगाह मौजूद हैं। इनकी लोकेशन ये आपको दिख रही है। अब इनसे क्या किया गया है? जो समझौता है उसके तहत यहाँ से जो अनाज है, अनाज और महत्वपूर्ण सामग्री को यहाँ से जाने दिया जाएगा, और एक ग्रेन कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, जिसको इस तरह से आगे ले जाते हुए फिर बॉस्फोरस जल संधि के बाद आगे लेकर के जाया जाएगा। और यहाँ पर मौजूद है इस्तांबुल, जैसे कि हमने बात की थी ना कि तुर्की की भूमिका है यहाँ पर, तो तुर्की की क्या भूमिका है? अब ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते में महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इनको जाने दिया जाएगा। यूक्रेन से कह दिया गया और रूस से कह दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन दोनों देशों के अंतर्गत जो समझौता हुआ है वो कितना उसका पालन हो रहा है, इसको कौन देखेगा? तो यहाँ पर इस्तांबुल में
इस समझौते की जांच के लिए एक तरह का सेंटर बनाया गया है जो समझौते की भी जांच करेगा, प्लस इस समझौते के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो पक्ष होंगे दोनों देशों के, उसको भी देख करके चलेगा। इसका प्रमुख मकसद क्या है? विश्व को अनाज की सप्लाई उपलब्ध हो सके, क्योंकि आप जानते हैं मांग आपूर्ति में कि मांग बनी हुई है और आपूर्ति घट गई है तो क्या होगा? जी हाँ, कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। यही देखने को मिल भी रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, एक बार इसको समझना जरूरी है कि दोनों देशों का क्या महत्व है। कई बार जिक्र किया है, फिर भी करना जरूरी है। ठीक, तो रूस और यूक्रेन चूंकि वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है, ठीक, और गेहूं और कुछ अन्य जो सप्लाई है उनके मामले बहुत आगे हैं। अगर जैसे रूस को देखें तो व्हीट के मामले में यानी गेहूं के मामले में रूस विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। याद रखिएगा, निर्यातक है, उत्पादक नहीं है। प्लस यूक्रेन लगभग 9% का जो निर्यात है वो करता है और रूस 18% का निर्यात कर रहा है। ठीक है, इतना निर्यात हो रहा है। ये जो आंकड़ा है 2016 से 2020 का एक तरह का एवरेज निकाला गया है। ठीक, बार्ले कितना हो रहा है? 11% और 12%। मेज यानी कि मक्का का कितना हो रहा है? 13% जो निर्यात है यूक्रेन करता है, 3% रूस करता है। रेपसीड ऑयल 10%, यूक्रेन 2%, रूस। सनफ्लावर के सीड यानी सनफ्लावर के बीज 2% और 8%। यानी अगर मोटा मोटा देखेंगे तो बहुत बड़ी हिस्सेदारी इन दोनों देशों की दिखाई देगी हमें। और दोनों देशों द्वारा अगर हम खाद्य कैलोरी देखें तो उसका लगभग 12% का उत्पादन किया जाता है। ठीक, तो जहां पर यूक्रेन दिखाई देता है सनफ्लावर या फिर रेपसीड ऑयल, इसके निर्यात में बहुत ज्यादा आगे है। ठीक, मक्के के निर्यात में आगे है। रूस किसके निर्यात में आगे है? गेहूं के निर्यात में। दूसरा फर्टिलाइजर्स के निर्यात में, जैसे कि रूस नाइट्रोजन उर्वरकों का दुनिया का शीर्ष निर्यातक है। ठीक, पोटेशियम उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी प्रमुख आपूर्ति करता है। तीसरा फास्फोरस उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। लगभग 50 देश ऐसे हैं जो अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए रूस यूक्रेन पर निर्भर थे। इस बात को समझिए, बहुत ज्यादा गरीब देशों में से कुछ 50 देश ऐसे हैं जो केवल इन पर ही निर्भर थे। अधिकांश कहाँ के थे? एशिया और अफ्रीका के गरीब देश। तो ऐसे में जब आपूर्ति बाधित होगी, उनके पास सप्लाई भी गिर जाएगी। दूसरी बात, जो अब आपूर्ति बची हुई है उसमें क्या होगा कि कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर हम उस बास्केट को देखें कि विश्व में इस अनाज के उत्पादन की बास्केट कहाँ कहाँ है, तो लगभग 6 प्रमुख बास्केट को यहाँ पर चिन्हित किया गया है, जहां पर गेहूं, चावल, कॉर्न, सोयाबीन और बाकी का उत्पादन दिखाया गया है विश्व में और बाकी प्रमुख देशों में। तो आपको एक दिख रहा है यहाँ पर अमेरिका और कनाडा वाला क्षेत्र, दूसरा है यहाँ ब्राजील और अर्जेंटीना वाला क्षेत्र, यहाँ पर है कुछ यूरोप वाला एरिया, कुछ यहाँ पर है, एक भारत वाली बड़ी बेल्ट है यहाँ पर मौजूद। ठीक, उसके बाद एक ये पूर्वी चीन वाला क्षेत्र। अगर हम इसको ऐसे देखें कि परसेंटेज कितना है, तो चावल का उत्पादन 2015 से 2017 के बीच का अगर हम देखें तो चीन पहले नंबर पर 28%, भारत दूसरे नंबर पर 22%, इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर 10%, इसी तरह बांग्लादेश ने 7%, वियतनाम ने 6%, बाकी देशों ने 28% उत्पादन किया। कॉर्न का सबसे पहले नंबर पर जानते हैं आप यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे पे ब्राजील, चौथे पे अर्जेंटीना, उसके बाद मैक्सिको और बाकी का विश्व। ठीक, गेहूं के उत्पादन को देखें, ये 2015 से 2017 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चीन पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर भारत, उसके बाद रूस, और अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स, बाकी का विश्व। लेकिन यहाँ पर रूस सबसे ज्यादा उत्पादन अगर भले ही ना करे, लेकिन उसकी जनसंख्या जिस हिसाब से है तो वो निर्यात ज्यादा करता है। ठीक, भारत उत्पादन बहुत ज्यादा करता है, चीन उत्पादन बहुत ज्यादा करता है, लेकिन सारा खा लेते हैं, मतलब सारा कंज्यूम हो जाता है देश के अंदर ही। उसके बाद सोयाबीन ऑयल, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पर, फिर ब्राजील, फिर अर्जेंटीना, फिर चीन और फिर भारत, फिर बाकी का विश्व। कुछ बेसिक आंकड़ा जानना जरूरी भी है। तो कारण क्या रहे इस समय के, इस जो समझौता है इस तक पहुंचने के, बहुत सारे डिस्कस कर लिए हमने। तो महामारी जब खत्म हुई तो भोजन की मांग जो बढ़ी हुई है उसको पूरा करना है। दूसरा, जो जलवायु परिवर्तन है उसके चलते कई सारे देशों में मौसम की परिस्थितियां खराब होती जा रही हैं। पूर्वी अफ्रीका के कई देश ऐसे हैं जहां पर भुखमरी और सूखे जैसी स्थितियां मौजूद हैं, खासतौर से सोमालिया जैसे अगर हम देश की बात करें। ठीक,
इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हो गई थी रूस और यूक्रेन की वजह से, ठीक, जिसकी वजह से खाद्य की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये बड़ी समस्या थी और वैश्विक खाद्य संकट इससे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा कुछ कारण ऐसे हैं जहां पर यूक्रेन यहां तक पहुंचा है कि यूक्रेन ने क्यों इस समझौते को एक तरह से मान्य किया और यूक्रेन के लिए ऐसे क्या लाभ थे। पहला तो ये कि यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्रों की यूक्रेन सुरक्षा चाह रहा है। दूसरा, काला सागर में यूक्रेन के जो सशस्त्र बल हैं उनकी मजबूत स्थिति चाह रहा है। तीसरा, विश्व बाजारों में यूक्रेन के जो कृषि उत्पाद हैं उनका सुरक्षित निर्यात, उसकी गारंटी चाह रहा है। तो गारंटी अब उसे मिली, किससे मिली? यूएन के तरफ से और एक तरह से जो तुर्की ने मध्यस्थता की उसकी वजह से। कुछ देशों की बात करें जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं इस स्थिति से, उसमें पूर्वी अफ्रीकी देश जहाँ पर सूखा है, जैसे सोमालिया, ठीक। यूक्रेन के पास एक दिक्कत और है कि यूक्रेन का लगभग 22 मिलियन टन अनाज वहाँ पर रखा हुआ है, उनको उसको निर्यात करना है, क्योंकि जब नई फसल का सीजन आएगा तो वापस से नई पैदावार होगी, तब उसको स्टॉक करने की उनके पास दिक्कत आएगी। तो जो 22 मिलियन टन अनाज है इनके पास रखा हुआ है भंडार, विश्व को ज़रूरत है तो क्यों ना उसके लिए एक रास्ता उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा कौन कौन से हैं, हमने बात कर ही ली, मकई, जौ, रेपसीड, तेल और गेहूं। और जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं देश, उसमें नाम आता है मिस्र का, ट्यूनीशिया का, अल्जीरिया का। क्यों? क्योंकि मिस्र में रोटी को बहुत ज़्यादा खपत होती है। उनका मानना है कि रोटी उनकी महत्वपूर्ण खाद्य आपूर्ति की वस्तु है, ठीक। तो रोटी के लिए लगभग जो मिस्र है वहाँ पर रूस और यूक्रेन वहाँ पर गेहूं के निर्यात बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मिस्र के लिए जो आपूर्तिकर्ता देश है वहाँ पर रूस और यूक्रेन का नाम पहले नंबर पर आता है। ट्यूनीशिया में भी यहाँ पर एक तरह से मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है। अल्जीरिया में भी काफ़ी सारी समस्याएं मौजूद हैं जिसकी वजह से ये स्थितियां बन रही हैं। सबसे ज़्यादा जो देश प्रभावित हो रहा है उसमें सोमालिया हमने चर्चा कर ली, बेनिन, लाओस, इजिप्ट, सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेनेगल, तंजानिया। इसमें आप देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन का जो इंपोर्ट है इन देशों द्वारा जो किया जाने वाला है उसका शेयर कितना ज़्यादा है। सोमालिया तो बहुत ज़्यादा यूक्रेन से कर रहा था, बाकी रूस से। बेनिन में लगभग पूरा 100% किससे दिखाई दे रहा है? रूस से दिखाई दे रहा है। लाओस में भी परसेंटेज बहुत ज़्यादा अलग अलग है। सूडान में भी रूस से बहुत ज़्यादा निर्यात है। तो समस्या ये थी जिसकी वजह से ये समझौता महत्वपूर्ण है। और क्या महत्व है इस समझौते का? आज के टॉपिक की महत्वपूर्ण बात, तो विकासशील देशों को खाद्य की आपूर्ति अब सुनिश्चित हो सकेगी यदि ये समझौता ठीक तरह से चल पाता है। दूसरी बात, लगभग 18 करोड़ लोगों को भुखमरी के संकट से निकालने की स्थितियां बन सकेंगी। काफ़ी सारे लोग ऐसी स्थिति में पहुंच रहे थे जहां पर भूख का संकट बना हुआ था। इसके अलावा जो कीमतें बढ़ रही थी, अब उनके बढ़ने में भी एक तरह से रोकथाम लग सकती है, उसकी रोकथाम हो सकती है, यानी कि सप्लाई जब बराबर हो जाएगी तब जो मांग है वो बैलेंस हो जाएगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय गारंटी की मांग एक जो की गई थी वो भी एक तरह से मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि दोनों देशों के जो अन्य स्थितियां हैं, अन्य मांगे हैं, एक दूसरे से अपेक्षाएं हैं, वो अभी भी उसी तरह बनी हुई हैं। वहां पर अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस समझौते का जो अलग अलग देश हैं, जैसे पश्चिमी देशों की बात करें, यूएस की बात करें, तो उन्होंने एक तरह से स्वागत ही किया है। और इसकी बड़ी वजह वही कि हालांकि लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन विश्व में जो संकट उत्पन्न हो रहा है उसको एक तरह से काउंटर करना जरूरी है, ठीक। अब सवाल क्या बना, प्रीलिम्स के स्तर पर एक सवाल देखें। बॉस्फोरस जल संधि निम्नलिखित में से किन जल क्षेत्रों को जोड़ती है? ऑप्शन क्या है? काला सागर, मरमरा सागर, मरमरा सागर, एजियन सागर, एजियन सागर, एजोब सागर और काला सागर। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं मेंस के प्रश्न की तरफ। तो सवाल है, रूस यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक खाद्य संकट को किस तरह से प्रभावित किया है, चर्चा कीजिए। तो आज के पूरा डिस्कशन हमारा लगभग इसी पर आधारित था। बहुत आसानी से इसमें 150 से 250 शब्द भी लिख सकते हैं, तो लिखने का अभ्यास आप जरूर कीजिएगा, ये आपको उत्तर लेखन में बहुत मददगार साबित होगा। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।